और अब बात उस सफल बैठक की जिससे पाकिस्तान और चीन की साजिश बेकार हो गई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई एनएसए लेवल की बैठक की। पाक चीन की साजिश हुई बेकार। आतंक के खिलाफ 8 देशों की हुंकार। अफगानिस्तान संकट पर हुए एकजुट। तालिबान पर दिल्ली डायलॉग। It's a privilege for India to host the dialogue today. यकीनन ये गर्व की बात है क्योंकि पाकिस्तान और चीन की साजिश के बावजूद ये बैठक सफल साबित हुई। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई, जिसमें रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. मीटिंग में शामिल हुए सभी देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाया। आइए पहले जान लेते हैं कि किस देश ने क्या कहा। सबसे पहले बात रूस की, जहां के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे को सुलझाने में ऐसी मीटिंग से मदद मिलेगी जिसमें बहुत सारे पक्ष इकट्ठा हो रहे हैं। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रियर एडमिरल अली शामखानी ने कहा कि हमारे सामने एक बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान के सभी समूहों के लोगों को सरकार में शामिल करके ही इस परेशानी का हल निकाला जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी चारमीरत अमानोवी ने कहा कि इस बैठक के जरिए हम अफगानिस्तान में बने मौजूदा हालातों का समाधान निकाल सकते हैं और इलाके में शांति ला सकते हैं। किर्गिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मराट एम इमकाउलो ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन एक्टिव हो रहे हैं, हमें अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए। ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी नसरुल्लो रहमत जोन महमूद जोदा ने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते हम उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं जिससे अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो सके। कजाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के अध्यक्ष करीम मासिमो ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, देश मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उज्बेकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव विक्टर मुखमुदेव ने कहा कि अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में पूरी तरह से शांति बहाल करने के लिए हमें एक सामूहिक समाधान खोजना होगा। ये सबकी कोशिशों से ही संभव है। तो वहीं भारत को इस बैठक से क्या उम्मीद है, ये भी जान लीजिए। I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोके जाने पर जोर दिया। मीटिंग के बाद सभी देशों के एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विवादित बयान देने वाले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर आग भड़काई है। उनकी नई किताब पर संग्राम छिड़ गया है क्योंकि इस किताब में हिंदुत्व को लेकर न सिर्फ विवादित टिप्पणी है बल्कि उसकी तुलना आईसिस और बोको हराम से की गई। खुर्शीद ने हिंदुत्व को किया बदनाम, आईसिस और बोको हराम से की तुलना। ये आतंक के समर्थन की कोशिश है, सलमान की शैतानी सोच। बवाल मचा है, सवाल उठ रहे हैं और इस सब का कसूरवार है एक सोच। ये एक सियासी साजिश है। कैसे, हम ये बताएंगे। पहले इस किताब को देख लीजिए। नाम है
सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये किताब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लिखी है। मकसद है अयोध्या मामले पर आए ऐतिहासिक फैसले के बारे में तत्कालीन समाज की सोच को दर्शाना। लेकिन सच्चाई ये है कि इस किताब के जरिए सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर हिंदुत्व को टारगेट किया है। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और आईसिस से की है। मेरा ये मानना है ना, मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। तो बोको हरम को मैं कैसे मान लूं बताइए? और आईएसआई को मैं कैसे मान लूं? आईएसआई को मैं कैसे मान लूं जिनमें कहीं भी कोई इस्लामिक किरदार नहीं है। सुना आपने, सलमान खुर्शीद इस किताब में अपनी पार्टी की सोच को भी अपने नजरिए से जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मेरी अपनी पार्टी में चर्चा अक्सर इस मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है। कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे इस बात पर पछतावा है। हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। ये वर्ग केवल जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। इन्होंने अयोध्या पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये ऐलान किया कि अब इस स्थल पर भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस रुख ने निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से की अनदेखी की जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन देने का निर्देश दिया गया था। इस किताब से तो यही एहसास होता है कि कांग्रेस को अयोध्या पर अपने स्टैंड को लेकर अब भी असमंजस है। उधर बीजेपी ने सलमान की नई किताब पर संग्राम छेड़ दिया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सलमान खुर्शीद का बचाव किया। ऐसा अज्ञानी लोग हैं जो कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफी से भरी बात। किताब में उनको अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आई, एक पैराग्राफ जरूर नजर आया, उसकी चिंता मत करिए, देश बदल रहा है। और देश जब बदल रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं इनके इस नजरिए से। इसमें कई बातें हैं जो मौजूदा राजनीति को टच करती है, लेकिन सबसे अहम है किताब के लॉन्चिंग की टाइमिंग। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राम मंदिर पर बीजेपी को मिली बढ़त कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। राहुल गांधी के घर पर आज एक अहम बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बैठक ली। आगामी चुनावों पर इसमें मंथन हुआ। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर इसमें चर्चा की गई। राजनीतिक नियुक्तियों पर भी बात हुई है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों में दूर हुआ है और आगे का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है।
प्रदेश के राजनीतिक डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पे हैं और आज करीब 3 घंटे बैठक हुई राहुल गांधी के आवास पर। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय माकन ने साफ तौर पर कहा कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए इस पर हम लोग का फोकस रहा और यह रोड मैप तैयार किया गया है। देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के 2023 तक का रोड मैप इन लोगों ने इस बैठक में तैयार किया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। तो अब बड़ा सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और नियुक्तियां कब होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी को जीत दिलाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर देखा जाए तो बैठक समाप्त होने के बाद करीब 15 मिनट तक प्रियंका गांधी और सीएम गहलोत के बीच चर्चा हुई है। चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा हुई है कि वहाँ पे कैसे पार्टी को जीत दिलाया जाए, कैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको फेस किया जाए, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीत का जादूगर कहा जाता है। तो ऐसे में एक कुशल रणनीतिकार हैं, तो उनकी रणनीति को कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज की बैठक में चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, कुश्ती प्लेयर निशा दाहिया सही सलामत है। उनकी मौत की जो खबर सामने आ रही थी वो दरअसल अफवाह निकली है, फेक न्यूज निकली है। निशा दाहिया ने एक वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि मैं ठीक हूं, सीनियर नेशनल खेलने के लिए गोंडा में हूं। दरअसल एकाएक सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड किया और कुछ चैनल्स पर भी ये खबर आई कि निशा दाहिया की हत्या कर दी गई, उनके परिवार पर हमला हुआ। लेकिन ये तमाम बातें अफवाहें थी, र्यूमर्स थी, ये फेक न्यूज थी। मैं आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीकानेर पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है, आने वाले समय में जनता देश से बीजेपी की सरकार हटाकर जवाब देगी। आज आप पूरे देश के हालात देख रहे हैं, पूरे देश के सामने चुनौती बड़ी है और चुनौती इस बार इस बात की है कि जब भी कोई भी वर्ग आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है। किसान आंदोलन को इतना ज्यादा समय हो गया और किसान आंदोलन को लेकर अब तो इन्हीं की सरकार के द्वारा डेप्यूटी राज्यपाल भी खुलकर बोलने लगे हैं, क्योंकि जब किसान खून के आंसू रो रहा है तो अब हर व्यक्ति आगे बढ़कर आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन सरकार, एकमात्र ऐसी सरकार आई है इस बार जिस सरकार के मुखिया और सरकार के मंत्री किसान की आवाज ना तो बोलना चाहते हैं, ना उसके दर्द को समझना चाहते हैं। किसान मना कर रहा, हमें बिल नहीं चाहिए, वो कह रहे हम जबरन देंगे बिल। महंगाई को लेकर कांग्रेस की एक बार फिर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। इस बार 15 दिन के जन जागरण अभियान के जरिए केंद्र पर हमला बोला जाएगा। इस बार अभियान को लेकर कांग्रेस का जोश थोड़ा ठंडा दिख रहा है। 14 नवंबर से अभियान की शुरुआत होनी है। इसे बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कांग्रेस को 2 नवंबर तक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण करवाने थे, जो अब तक नहीं हो पाए। 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 15 दिन के बीच में हर जिले में 7 दिन के लिए जन जागरण अभियान, जिसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन मुद्दों पर प्रमुखता से जनता के बीच में जाकर चर्चा की जाएगी। गांव, ढाणी, ब्लॉक और जिले लेवल तक तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। और अब टॉप 10 क्राइम।